नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। चीनी रक्षा मंत्रालय की ओर से दोनों देशों के सैनिकों के पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से वापस लौटने को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों पक्ष अपनी सेनाओं की ओर से की जा रही गतिविधियों को स्थगित रखेंगे और पिछले साल के गतिरोध से पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चीन के साथ कई दौर की वार्ता के बाद भारत ने कुछ नहीं खोया है और कई मुद्दों पर अभी वार्ता की जानी है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि दोनों ओर से सैनिकों को हटा लिया जाए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर काफी टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग भारत में हिंसा, वैमनस्यता और फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जाएगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया साइट्स को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि मैं ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप से विनम्रता पूर्वक कहता हूं, आपके भारत में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आप बिजनेस कीजिए और पैसे कमाइए, लेकिन आपको भारत के संविधान का पालन करना होगा। ट्विटर और भारत सरकार के बीच चल रहे संग्राम के बीच सरकार ने कहा है कि अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा और गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में ट्विटर का रुख अलग है। आईटी मंत्रालय और ट्विटर के अफसरों के बीच बुधवार को 2 घंटे तक चली वर्चुअल बैठक में सरकार की ओर से कहा गया कि ट्विटर ऐसे लोगों के पक्ष में है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं और सरकार के आदेशों के खिलाफ अशांति का माहौल बनाते हैं। बैठक में ट्विटर के अफसरों के सामने फार्मर जेनोसाइड वाले हैशटैग के इस्तेमाल का मुद्दा सरकार की ओर से रखा गया। सरकार के इस बारे में आदेश देने के बाद भी जिस तरह की कार्रवाई ट्विटर ने की, उसे लेकर नाराजगी जताई गई। सरकार ने ट्विटर से कहा कि गलत हैशटैग को लगाकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि ना तो यह पत्रकारिता की आज़ादी के तहत आता है और ना ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत। केंद्र ने कहा कि उसकी ओर से इस बारे में ध्यान दिलाए जाने के बाद भी ट्विटर ने इस तरह के कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर जारी रखा, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के संसद में भावुक होने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि वो बहुत ही मजा हुआ अभिनय था। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पुस्तक बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पर आयोजित चर्चा में थरूर ने यह बात कही। इसके साथ ही थरूर ने कहा यह आंशिक रूप से किसान नेता राकेश टिकैत के जवाब में था। उन्होंने फैसला किया कि उनके पास भी आंसू हैं। राकेश टिकैत हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर भावुक हो गए थे। बता दें, राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद से आंदोलन फिर से तेजी पकड़ गया। तो वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई के दौरान भाषण देते हुए भावुक होकर कुछ किस्से सुनाए। आधार कार्ड सिस्टम में खामियां बताने को लेकर चर्चा में रह चुके फ्रेंच साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, जो कि ट्विटर पर एलियट एंडरसन के नाम से हैं, ने कू ऐप को लेकर कहा है ये सेफ नहीं है। फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर ने कहा कि कू ऐप सेफ नहीं है और इससे यूजर्स के पर्सनल डेटा लीक हो रहे हैं। इनमें ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ जैसे डेटा शामिल है। इसके अलावा इस ऐप का चीनी कनेक्शन भी बताया गया है। इस ऐप में चीन की एक कंपनी इन्वेस्टर है। हालांकि ऐप के फाउंडर कह रहे हैं कि चीनी निवेशक बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी निकल रहे हैं की बात है, निकले नहीं हैं। इसके अलावा इस ऐप के डोमेन को लेकर भी चर्चा है। बता दें, भारत में बने इस देसी ट्विटर ऐप कू को लेकर काफ़ी चर्चा है। भारत सरकार के मंत्री से लेकर बीजेपी नेता भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने का आरोप लगाकर जिन तथाकथित अर्बन नक्सल को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक रोना विल्सन के लैपटॉप से छेड़छाड़ की गई। लैपटॉप को हैक कर बाहर से आपत्तिजनक सामग्रियां उसमें ट्रांसफर की गईं और उसे जानबूझकर फंसाया गया। लैब रिपोर्ट के मुताबिक एक वायरस के जरिए इस लैपटॉप में कई दस्तावेज रखे गए थे। इनमें वो विवादित पत्र भी हैं जिसमें कथित तौर पर रोना विल्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश के लिए हथियार जुटाने पर चर्चा की है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खबर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि उसने 3 स्वतंत्र एजेंसियों से अलग अलग जांच कराई और इस आरोप को सही पाया। आर्सेनल कंसल्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में साइबर हमला कर लैपटॉप में आपत्तिजनक सामग्री बाहर से डालने की पुष्टि की है, लेकिन ये नहीं बताया है कि यह काम किसने किया है।
हैकर रोना विल्सन के लैपटॉप को 22 महीने तक कंट्रोल कर आपत्तिजनक सामग्रियां भेजता रहा। हैकर ने नेटवायर नाम के मेलवेयर यानी वायरस का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए पहले विल्सन की जासूसी की गई और फिर बाद में मेलवेयर के जरिए दूर से ही कई फाइलें डाली गईं, जिनमें सबूत के तौर पर पेश किए गए 10 दस्तावेज भी शामिल हैं। इन्हें एक फोल्डर में रखा गया था जिसे हिडन मोड यानी छुपा हुआ बनाया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रोना विल्सन के लैपटॉप में सबूत प्लांट किए जाने के आरोपों से इनकार किया है। एनआईए की प्रवक्ता जया कुमार ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा कि विल्सन के लैपटॉप से छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विल्सन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बाद भीमा कोरेगांव हिंसा के अभियुक्त रोना विल्सन और अन्य के वकीलों ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर करके सभी आरोप रद्द करने और उन्हें रिहा करने की मांग की है। इस मामले में 5 अभियुक्तों के वकील मिहिर देसाई ने कहा कि हम इस पूरी कार्रवाई को ही रद्द करवाना चाहते हैं, क्योंकि जिस मुख्य सबूत पर यह मुकदमा चल रहा है वो ही अब प्लांटेड साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने भी अब राजनीतिक चहलकदमी शुरू कर दी है। किसानों के मुद्दे पर किसान महापंचायत करने, ट्रैक्टर परेड में जान गंवाने वाले किसान नवरीत के परिवार से मिलने के बाद अब गुरुवार को मौनी अमावस्या के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज में हैं। प्रियंका यहां पर संगम में स्नान करेंगी और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगी। बता दें, प्रियंका यूपी में कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। रणजी क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक रहे वसीम जाफर को लेकर विवाद छिड़ गया है। उन पर उत्तराखंड की क्रिकेट टीम का कोच रहते हुए ड्रेसिंग रूम के सांप्रदायिकरण करने और मुस्लिम खिलाड़ियों को तरजीह देने का आरोप मढ़ा गया है, जिसके बाद जाफर ने जवाब भी दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड क्रिकेट संघ के महासचिव महिम वर्मा ने कहा कि उन्हें टीम से फीडबैक मिला था कि जाफर ने ड्रेसिंग रूम के माहौल को सांप्रदायिक कर दिया था और मुस्लिम खिलाड़ियों का पक्ष लिया था। वर्मा ने कहा कि जाफर ने प्रशिक्षण सत्र के दौरान मैदान में एक मौलवी को आमंत्रित किया था और यहां तक कि टीम के मंत्र को भी बदल दिया था, जिसमें हनुमान का जयकारा लगता है। इसके जवाब में कोच पद से इस्तीफा दे चुके जाफर ने कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अधिकारी उन खिलाड़ियों की नियुक्ति करने के लिए दबाव डाल रहे थे जो अयोग्य थे। सांप्रदायिकरण को लेकर जाफर ने कहा कि इससे नीचे कोई नहीं कर सकता। मुझ पर सांप्रदायिक होने और इससे सांप्रदायिक रंग देने के आरोप दुखद हैं। उन्होंने कहा, यदि मैं कम्युनल होता तो मैं कहता कि अल्लाहू अकबर बोलो। मैंने सत्र को सुबह कर दिया होता जिससे कि मैं दोपहर में नमाज अदा कर सकूं। इसमें वसीम उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को आई आपदा में लापता हुए 200 से अधिक लोगों में से 32 के शव मिल चुके हैं, जबकि 170 से अधिक अभी भी लापता हैं। सुरंग के अंदर ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। आईटीबीपी के जवान लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य जारी रखे हुए हैं और यह ऑपरेशन 4 दिनों से जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की है। बाइडेन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बाइडेन ने कहा कि मैंने आज राष्ट्रपति शी से बात की और चीन के लोगों को लूनर नए साल की बधाई थी। मैंने चीन के व्यापार के तरीकों को लेकर भी चिंता व्यक्त की। इसके अलावा मैंने वहां हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन और ताइवान के साथ होने वाली जोर जबरदस्ती पर भी चिंताएं व्यक्त की। बाइडेन ने कहा कि मैंने चीन से कहा है कि अमेरिका चीन के साथ तभी काम करेगा जब उसका फायदा अमेरिकी लोगों को होगा। श्रीलंका ने आखिरकार मुस्लिम लोगों को शव दफनाने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने संसद में इस बात की घोषणा की कि मुसलमान अब अपने परिजनों के शवों को दफना सकेंगे। बता दें, श्रीलंका में कोरोना संकट के दौरान सभी शवों को जलाना अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार का कहना था कि दफनाने से वायरस जमीन और पानी को प्रदूषित कर सकता है। इसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय इसके खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। श्रीलंका सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।